So, good morning, everyone. So, this is the chapter 2 of ninth class science. जो नौवीं क्लास है उसका जो सेकंड चैप्टर है उसका टाइटल है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो अब हम प्योर साइंस पढ़ना शुरू करने वाले हैं। जो पहला चैप्टर था वो काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी ही था, थोड़ा जनरल ओवरव्यू दे रहा था साइंस इस बारे में होता है। परंतु फ्रॉम सेकंड चैप्टर टू चैप्टर 13 साइंस के चैप्टर हैं, या तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, अर्थ साइंस के। जो सेकंड चैप्टर है वो बायोलॉजी का चैप्टर है, जो सेल के बारे में है। तो शुरू करते हैं इसको। चलो, पहले इस फोटो पे ध्यान देते हैं कि हम देख सकते हैं स्टूडेंट, कोई बच्चा है, is looking into microscope. There are different kind of cells that are given there. There's a plant cell, there's an animal cell, there's a bacterial cell, there's a colony cells, there's amoeba, there's a paramecium, and then there's some other different kind of cells are there. There's a binary fusion that's shown, that's a plant there. All the images, जितने भी इमेज सीबीएसई ने यूज की हैं या नई बुक्स में एनसीईआरटी ने यूज किए हैं, वो थोड़ी लाइक अच्छी हैं एक्चुअली में। वो काइंड ऑफ ओवरव्यू देती हैं चैप्टर का, हमें क्वेश्चन पूछने के लिए मजबूर करती हैं कि वो चीज़ किस बारे में हो सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ओके, एक्सक्यूज मी। So it is widely accepted amongst the scientific community that life originated in water. तो हाँ, हम मानते हैं कि जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है साइंस में, वो कहती है कि जो धरती पे जीवन की शुरुआत हुई थी वो पानी से हुई थी, वो हमारे सीड से हुई थी या बॉडी ऑफ वाटर से हुई थी। And there's a very important theory, like very famous theory. There's a theory that was given by Oparin and Haldane. They are two scientists. उन्होंने थ्योरी दी थी, ओके, कि जो लाइफ में जो धरती पे जीवन की शुरुआत है वो पानी में हुई थी। इफ यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट इट, यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट एंड यू विल फाइंड इट आउट। So, some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the ocean. देखो, कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप है जो मानता है कि जिंदगी की जो शुरुआत हुई थी धरती पे वो ओशन में हुई थी, हमारे पास जो बड़े बड़े सागर हैं उनमें हुई थी। पर कुछ साइंटिस्ट हैं जो मानते हैं कि धरती पे जो जीवन की शुरुआत थी वो बड़े बड़े समुद्रों में नहीं हुई, बल्कि छोटी मोटी जो वाटरी बॉडीज होती हैं, मे बी तालाब हो गया, रिवर्स हो गई, स्प्रिंग्स हो गए, हॉट स्प्रिंग्स हो गए, काइंड ऑफ लाइक दैट। जो द डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं उनमें हमारी जीवन की शुरुआत हुई थी। बोथ आर वैलिड एक्चुअली। तो हमने अभी तक किसी को डिस्प्रूव नहीं किया है, तो दोनों थ्योरी अपनी अपनी जगह ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनवायरमेंट। होप्स एक अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कि जीवन की शुरुआत हुई थी, कुछ मानते हैं कि जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं उनमें हुई थी, राइट। इन इंडिया, द हॉट स्प्रिंग ऑफ पूजा वैली इन लद्दाख मेंटेन अ वेरी हाई टेम्परेचर। सो हॉट स्प्रिंग क्या होता है? गर्म पानी का फव्वारा या पानी का एक तालाब काइंड ऑफ कह सकते हो, ठीक है, जहाँ से जब अपनी जमीन से गर्म पानी निकलता है। एक हॉट स्प्रिंग है हमारे जो पूजा वैली है उसमें, बुगा वैली है सॉरी, लद्दाख में, वहाँ पे भी है, जिसका टेम्परेचर काफी हाई रहता है, लाइक लगभग पानी वहाँ पे स्टीम बन जाता है। इट्स दैट हाई डिग्री टेम्परेचर में, नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लाइक समवेयर अराउंड 90 to 100 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रहता है पानी का। इवन इन द कोल्ड क्लाइमेट, लद्दाख में बर्फ पड़ रही होती मोस्टली, उस ठंड के टेम्परेचर, उस ठंड में भी जो पूगा वैली है उसमें जो हॉट स्प्रिंग है उसका टेम्परेचर काफी हाई रहता है। सो these environmental conditions seems to be familiar to those on the early earth। जब धरती हमारी बनी थी, जब बिग बैंग हुआ था, धरती बन गया थी, हमारा जो सोलर सिस्टम वो बना था, तब धरती की सरफेस का टेम्परेचर काफी हाई था। उस टाइम पे जो हमारा नॉर्मल अभी अर्थ का टेम्परेचर है, लेट्स से ऑन एन एवरेज 30 to 40 डिग्री के बीच में रहता है, वो नहीं था, उससे काफी हाई था। फिर धीरे धीरे धरती ठंडी होती गई, टेम्परेचर नॉर्मल होता गया, पानी जो पहले भाप की फॉर्म में था वो लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ धरती पे, बाकी धरती पे लाइफ आई, बायोस्फीयर बना धरती पे। पर जो हॉट स्प्रिंग है वो जो हमारी अर्ली अर्थ थी उसको दर्शाता है, जो लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो थी। लगभग 3500 साल पहले जो अर्थ है, 3500, हाँ, 3.5 बिलियन ईयर जो पहले ना, 3500 बच्चे 350, या इट्स 350 करोड़ ईयर्स पहले जो धरती थी। 1 बिलियन होता है 100 करोड़, तो 3.5 बिलियन जो हो गया वो 350 करोड़ साल पहले जैसी हमारी धरती थी, जिसमें टेम्परेचर काफी हाई था। तो वैसे ही कंडीशंस को मिमिक करते हैं हॉट स्प्रिंग्स। सो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दोज हॉट्स, और दिक्कत ये है कि हॉट स्प्रिंग में ऐसा नहीं है कि कोई जिंदगी नहीं है, कोई बैक्टीरियाज नहीं है, कोई लाइफ फॉर्म नहीं है। उन हॉट स्प्रिंग में भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। सो जो रिजेंबल करते हैं जो अर्लीस्ट हमारे पास जो लाइफ धरती पे एग्जिस्ट करती थी उनसे।
The organisms living in these hot springs are mostly heat-loving bacteria are called thermophiles. जो ये हॉट स्प्रिंग है इनमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको टेम्परेचर पसंद होता है जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स दो वर्ड से मिलकर बना होता है थर्मोफाइल्स। थर्मो मीन्स टेम्परेचर या हॉट, ओके। टेम्परेचर फाइल्स होता है लविंग जिनको हाई टेम्परेचर पसंद होता है। ऐसे ही होते हैं हेलोफाइल्स जिनको ज्यादा सोल्ट पसंद होता है, नमक वाली कंडीशंस पसंद होती हैं, ठीक है। ऐसे which are unicellular of course bacteria are unicellular means वो एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, केवल एक ही सेल होती है उनमें, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक में क्वेश्चन बन सकता है कि जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं इनमें किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। उनमें कोई हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं उनको थर्मोफाइल्स बोलते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, ओके। नाउ साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल साहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस लखनऊ, ये बेटा एक इंस्टीट्यूट है, बीरबल साहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस लखनऊ। बेटा पेलियो साइंस वो होता है जो जो धरती के पुराने जो फॉसिल्स होते हैं उनको स्टडी करता है, उनसे रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो रिलेशनशिप्स थे उनको स्टडी करता है। मेनली धरती के इतिहास को साइंस के नजरिए से देखता है, ठीक है। और केवल धरती का ही नहीं, धरती पे जो ऑर्गेनिजम्स थे उनका भी। So studied these hot spring and found that calcium carbonate formed rapidly around them. तो उन्होंने देखा कि जो ये हॉट स्प्रिंग थे उनमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो रैपिडली बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा चूना होता है हमारा, ठीक है। जैसे आपकी जो मार्बल की टाइल होती है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जो चौक होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो उन्होंने देखा कि इन हॉट स्प्रिंग्स में कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशंस थे। These deposits may have protected early organic molecules from harmful radiations and extreme conditions. तो उन्होंने माना जो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट्स के जो डिपोजिशंस हैं वो ऐसे ही लाइक बेवजह वहां पे नहीं है, उनका रोल था किस चीज में, टू प्रोटेक्ट द अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट जो जो बहुत शुरुआती जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें थे ना, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। वो किस चीज से प्रोटेक्ट करता था उनको, हार्मफुल केमिकल्स से और एक्सट्रीम कंडीशन से। हाई टेम्परेचर है, राइट। एंड जो अर्थ में जो ऑक्सीजन है वो भी बहुत कम है, उस टाइम पे मीथेन की कंसेंट्रेशन काफी हाई थी एंड CO2 की भी धरती जल रही होती थी। तो जो हार्मफुल कंडीशंस थी उनसे क्या प्रोटेक्ट करता था बच्चों, और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो। And they may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that defines a cell. Very good statement actually. So उनका एक और रोल माना जाता है कि रोल हो सकता है, ठीक है, कि there's a thing they may have helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that defines a cell, that is प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जो पहले रूडिमेंट्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसको फॉर्म करने में कैल्शियम कार्बोनेट की सहायता ली गई होगी जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे, ऐसा माना जाता है, okay? All organisms are made up of the cells. Very simple statement, very big statement. धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, वायरस, वायरस इज अ वेरी ग्रे एरिया, हम उसमें भी नहीं जाएंगे, ठीक है। उसको हम लिविंग भी मानते हैं, नॉन लिविंग भी मानते हैं, सो वो बहुत डिफरेंट चीज है। So, all living organisms are made up of cells. तो हम मोस्टली किन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स की जब बात करते हैं बेटा, बैक्टीरिया की, फंगाई की, प्लांट्स की और एनिमल्स की। मोस्टली चार ग्रुप कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम बात करते हैं। एंड जैसे प्रोटिस्टा एंड प्रोटोजोआ भी होते हैं उनमें, ओके। पांच, ओके, पांच होते हैं, ओके। द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। जो सबसे जो होता है ना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे छोटा, सबसे जो सतर का जो लेवल होता है, सबसे बेसिक जो लेवल होता है ना, सबसे सामान्य लेवल होता है जिस पे जिंदगी एग्जिस्ट करती है वो बेटा सेल है। सम ऑर्गेनिज्म सच एज द बैक्टीरिया और yeast consists of only one cell, so they are called unicellular. Uni means one, cellular means cell. While other animals like plants, birds, humans are made up of millions or billions of cells. That's why they're called multicellulars because they're made up of multiple of cells, right? Multi means more than one, right? And the thing is that every single cell work with other cell and they communicate with each other and then they work. It's a very complicated system, very beautiful system. A group of cells. Okay, it's a good statement. You should highlight it. A group of similar cells performing similar functions form tissues. So tissue is a group of similar cells that perform a simple function. That is similar function. For example, I can give you an example of tissue. Mm, let's say
your collagen, your blood is a connective tissue that is made up of multiple kind of cells, but उसका काम क्या होता है? Mostly transport of ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज में जो ट्रांसपोर्ट होता है, मोस्टली इसका ट्रांसपोर्ट एंड इसका एक्सचेंज होता है। तो इसको ब्लड से मतलब बॉडी से बाहर लेके आना, ऑफ कोर्स यूज्ड O2 होती है उसको, एंड हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट एंड तुम्हारी एंटीबॉडीज का ट्रांसपोर्ट। बट ये वाले टिश्यूज होते हैं जो लाइक मल्टीपल काइंड ऑफ सेल से बन के बने होते हैं, जैसे ब्लड। बट अगर हम एक ही काइंड के टिश्यू को देखा जाए, एक ही टाइप से बने होते हैं, जैसे पैरेंकाइमा। प्लांट में टिफिक काइंड ऑफ सेल पाई जाती है, तो पैरेंका एक लेयर पाई जाती है सेल से, इसको हम पैरेंकाइमा बोलते हैं। वो टिश्यू सेल्स होते हैं। जैसे सेल्स होती हैं मीजोफिल। ओके, सब कुछ पूछ जाओ, इस पर ध्यान दो। मीजोफिल, जो मीजोफिल होता है बेटा, वो जो सेल्स होते हैं मीजोफिल में, उनमें क्लोरोफिल होता है। दे आर क्लोरोफिल तो जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। एंड इसके अलावा तुम्हारे जो कनेक्टिव टिश्यूज बचा है, जैसे तुम्हारी मसल्स हो गए, दे आर काइंड ऑफ लाइक टिश्यूज, राइट? हार्ट मसल्स हो गई, दे आर काइंड ऑफ टिश्यूज। देयर सम अदर एग्जांपल्स लाइक एरिकुलर टिश्यूज होते हैं। तुम्हारा जाइलम हो गया, तुम्हारा फ्लोएम हो गया। हम इसके बारे डिटेल में जाके पढ़ेंगे बाद में। ओके, एक बार ये देख लेते हैं। जैसे डेली थिंक इट ओवर। ओके, क्वेश्चंस, दे आर गुड क्वेश्चंस। वेयर डज a cell come from? एक सेल कहाँ से आई? एक्चुअली nobody knows. Actually, to be honest, nobody knows. बट हम मानते हैं कि एक सेल आई है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रही है, उन्हीं से नई सेल आती हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बट जो पहली सेल आई, किसी को नहीं पता। अगर किसी को पता चल गया, देन साइंस विल हैव द आंसर टू इट्स वन ऑफ द लाइक ऐसे। साइंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है कि लाइफ कहाँ से आई धरती पे, उसका आंसर हमें मिल जाएगा, बट हमें नहीं पता। So how does technological intervention facilitated the creation of new knowledge in understanding of world beyond naked eye? हाँ, जैसे हम हमारी आइज की लिमिट होती है, उसके जैसे कि हमारी जो आइज ना लाइक एक लिमिट तक ही देख पाते हैं। उससे छोटा अक्सर हम ऐसे छोटी चीज हम नहीं देख पाते। सर नमक के दाने देख पाते हैं, उससे छोटी चीज में भी ना देख पाए, ठीक है। बट सेल क्या होती है, हमारी जो आंख की लिमिट होती है वो चलो फ्यू मिलीमीटर में ही होती है, मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर में होती है, ठीक है। बट जो सेल्स होते हैं उनका साइज नैनोमीटर तक चला जाता है। और कुछ सेल के जो पार्ट्स होते हैं, जो सब ऑर्गेनल्स होते हैं, जो सेल जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है, उनका साइज तो लाइक एंगस्ट्रॉम तक चला जाता है। तो उसको देखने के लिए हमें कोई ना कोई नया डिवाइस चाहिए। हम ऐसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड अनएडेड आई से हम नहीं देख सकते। तो हमने माइक्रोस्कोप्स बनाए, ठीक है, हमने डिफरेंट मेथड्स बनाए जिससे हम उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाए। हमने लाइट माइक्रोस्कोप बनाया, जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाए। Now, how the cell structure and functioning of life? The thing is that every single living body on this earth, it is made up of cell, and सेल कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन। सेल परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शन जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंसान को खाना चाहिए होता है, सेल को भी खाना चाहिए होता है। इंसान रिप्रोड्यूस करता है, सेल भी रिप्रोड्यूस करती है। इंसान एक्सक्रीशन करता है, सेल भी करती है। तो सेल हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है। सेल से बन के ही पूरी बॉडी बनती है, एंड सेल काम करती है, पूरी बॉडी काम करती है। ओके, कैसे समझाऊं? ओके, देखो, सेल सेल तुम्हारी घड़ी की तरह होती है, ठीक है। इट्स लाइक ए वॉच। सो उसमें लाइक 1000 पार्ट है, ठीक है, 1000 पार्ट है। पर हर पार्ट जैसे सही तरीके से काम करेगा, सही तरह से फिट होगा, ठीक है, तभी जाके तुम्हारी घड़ी काम करती है ना। ऐसे ही तुम्हारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल है। उन सेल, हर एक सेल का डिफरेंट काम हो सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल थोड़ी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, ठीक। वो सब सेल मिलके टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम तुम्हारी बॉडी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी सेल है, तुम्हारी हार्ट की जो सेल, उसको हम कार्डियक सेल बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने सेल ने मिलकर टिश्यू बनाया, इसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। तुम्हारे दिल की जो मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल तुम्हारा हार्ट बनाया, तुम्हारा दिल बनाया, ठीक है, हृदय बनाया जिसको,
देन तुम्हारा हार्ट, देन तुम्हारी वेन्स एंड आर्टरीज, उन्होंने मिलकर तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया। एंड ऐसे ही मल्टीपल काइंड ऑफ सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तुम्हारा सबने मिलकर तुम्हारा बॉडी बनाया। बट अगर तुम उसको ब्रेक डाउन करते जाते हो, उल्टा जाते हो, तुम बॉडी से छोटी इकाई क्या होगी तुम्हारी ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से हम किस पे जाएंगे, ऑर्गन्स पे। ऑर्गन से हम किस पे जाएंगे, टिश्यू पे। टिश्यू से किस पे जाएंगे, सेल पे। हर कहानी आगे कहाँ स्टार्ट होती है, सेल पे। अगर तुम्हारी हार्ट सेल अच्छे से काम कर रही है, हार्ट सेल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, हार्ट सेल। जो हार्ट सेल है, हार्ट सेल ने तुम्हारी पूरी बॉडी बनाई है, राइट। इज एन एग्जांपल, हार्ट ने तुम्हारा पूरा हार्ट बनाया। ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर जो सब आपस में मिलकर काम करते हैं। कैसे थिंक कि सेल मेक्स द होल बॉडी, मेक्स द होल body. Cells makes the whole body and they run it. That's why it's a structure and fundamental unit. How does cell multiply? Hmm. Cell can multiply by various way, but जो most common way होता है that's fission. कि एक सेल हो, the most common way होता है से सेल मल्टीप्लाई करती हैं, that is fission. कि एक सेल है, नस्ल सेल, वो दो सेल में टूट गई, दिस इज पेरेंट सेल या मदर सेल हम इसको बोलते हैं, पेरेंट सेल, these are total cells. तो देयर डिफरेंट वेज से सेल टूटती हैं, एक में टूट रही हैं, दो बना रही हैं, राइट। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में हम बहुत बाद हो जाएंगे हायर क्लासेस, बट दिस वन ऑफ द वे, दिस इज वन ऑफ द वे। बाकी डिफरेंट वेज के बारे में हम अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चंस। नाउ different tissues are organized, different tissues are organized to form an organ, and several organs work together to form an organ systems. For example, you have nasal pore, जो तुम्हारी नाक में जो छिद्र होते हैं, ठीक है। then you have nasal cavity. Okay, please don't mind my drawing. Okay, I'm really not good with drawing actually. So yeah, this is your nose. You have nasal cavity here. ठीक? This is your nose. These are nostrils or nasal pore. जो नाक के छिद्र होते हैं, नासिका छिद्र होते हैं। जब यहाँ पे तुम्हारी नेसल कैविटी होती है, देन तुम्हारी हवा यहाँ से आती है, यहाँ पे ट्रैकिया होता है, नहीं सॉरी फेरिंग्स होता है, ठीक है। देन यहाँ पे तुम्हारे ट्रैकिया होते हैं, यहाँ पे तुम्हारे गले में। देन नीचे आते तुम्हारे दोनों फेफड़े होते हैं, राइट। देयर आर टू लंग्स हियर एंड दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। सो इसी की बात करते हैं। जैसे नेसल पोज तुम्हारे नाक के छिद्र होते हैं, नेसल कैविटी, फिर ट्रैके तुम्हारे गले में एक पाइप होती है, देन तुम्हारे लंग्स आते हैं, दे फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इवन व्हेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, organ system, the cell remain the fundamental unit of the structure. Here's the thing, even when cells are organized, कि इन्होंने ग्रुप कर लिया, उन्होंने टिश्यू बना दिया, टिश्यू से ऑर्गन बना दिया, ऑर्गन सिस्टम बना दिया, स्टिल वो सब किससे मिलकर बना बच्चा, तुम्हारी सेल से। दैट्स व्हाई योर सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर तुम्हारी सेल अच्छे से काम करे तभी तुम्हारा ऑर्गन अच्छे से काम करेगा, तभी तुम्हारी बॉडी अच्छे से काम करेगी। This makes us wonder how such a tiny cell performs so many different activities, right? like ऐसे छोटी चीज होती है वो, मामूली सेल, लाइक जिसको हम देख भी नहीं सकते आंखों से। like there are few there are few exceptions, जो जैसे ऑस्ट्रिच एग होता है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जब हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल्स की बात करते हैं, जिसको हम नेकेड आई से देख भी नहीं पाते, वो इतना बड़ा काम कर रही है, हमें पता भी नहीं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेल, रियली गुड क्वेश्चन। कि क्या केवल सेल से छोटी इकाई है क्या, उस वो भी किसी चीज से मिलकर बनी है? यस, सेल इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जो सेल स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में। हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट। ऐसा तो है नहीं कि भाई सेल को अकेला रहना पसंद है, सेल के अराउंड बिलियंस ऑफ सेल है, हंड्रेड्स ऑफ सेल है, वो एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, जैसे कि 40 बच्चों की क्लास है, 40 बच्चों की क्लास है, सब बैठे हैं ऐसे रोज में, कॉलम्स में, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा यहाँ बैठा है, उससे बात नहीं करेगा, उसको जानता नहीं, इसको नहीं जानता, आपस में बातें करते हैं, आपस में चीजें शेयर करते हैं, दूसरे को चीजें बताते हैं। एंड ह्यूमन बॉडी भी ऐसे ही काम करती है जैसे सोसाइटी काम करती है। ना, डू सेल्स लिव फॉर एवर, क्या सेल हमेशा के लिए जिंदा रहती हैं? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, थिंक अबाउट इट।
क्या इंसान, क्या हर एक जीव हमेशा के लिए जिंदा रहता है? क्या कभी उसका अंत होता है? और दे डू दे डाई, क्या वो मर जाते हैं? क्या वो भी मोर्टल होते हैं, नश्वर होते हैं? In this chapter, we will explore the answering to these questions and we enter the fascinating world of science. इस चैप्टर में हम सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो केवल इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, जो पार्ट वन था। पार्ट टू हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। This chapter is like 20 pages. I hope we will cover it in like 7, 8 videos or within 10 videos we'll try to cover it. It's a really interesting topic. Actually, it is. I hope आपको चीज़ समझ आ रही हो। अगर कुछ समझ ना आए, please let me know down below. And I hope you really good, really best with your life. Thank you. Have a nice day.